तो दोस्तों एक और नए कॉमिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। खूनी हवेली का रहस्यमय। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थ्रिल सस्पेंस वाली थोड़ी पाठकों को बांधे रखती है कॉमिक्स, और इनका जो जेनर है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता रहता है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। तरुण कुमार, मनीष चंद्र जी, जगदीश, पंकज जी, सब कॉमिक्स जगत के बड़े नाम। ठाकुर वीर सिंह के 4 पुत्र थे। तीनों बड़े पुत्र हीरा सिंह, हरनाम सिंह और जसवंत सिंह अलग अलग शहरों में अपने अपने व्यवसाय में लीन थे। इन्हें ठाकुर साहब के बनाए नियमों से सख्त नफरत थी, लेकिन मन ही मन वे उनका बेहद सम्मान करते थे। जबकि चौथा पुत्र गिरिराज शहर में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ ही दिनों में अपने गांव प्रतापगढ़ पहुंचने वाला था। एक दिन हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपनी बीवी को तस्वीर से बातें कर रहे थे। राधा, अपना गिरिराज कल हमारे गांव लौट रहा है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी राधा। अब देखना, इस गांव का कोई भी व्यक्ति बीमारी के अभाव में नहीं मरेगा। और तभी ओह, बिजली को एकाएक क्या हुआ। अभी वे कुछ समझे भी नहीं थे कि कमरे का खिड़की का शीशा टूटने का एक जबरदस्त आवाज हुआ। किसी अनजानी आशंका से ठाकुर वीर सिंह स्वर में चिल्ला उठे, कौन है उधर? नहीं। एक अजीबोगरीब चेहरा दिखाई पड़ा। हवेली का सबसे पुराना वार्ड ठाकुर साहब का वफादार नौकर मुखिया। अरे ये चीख तो ठाकुर साहब की है। क्या हुआ मालिक को? मुखिया शीघ्रता से दरवाज़ा खोलकर ठाकुर साहब के शयन कक्ष में जाहिल हुआ। तभी बिजली आ गई। नहीं, खून। वो भागता हुआ फ़ोन के करीब पहुंचा और, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं ठाकुर वीर सिंह की हवेली से उनका नौकर सुखिया बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुँचिए साहब। आप तुरंत यहाँ पहुँचिए साहब, किसी ने ठाकुर साहब का कत्ल कर दिया है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँची। ओह, हत्यारे ने बड़ी निर्ममता से ठाकुर साहब का गला दबाकर उन्हें मारा है। क्या ठाकुर साहब की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, वो तो बड़े देवता आदमी थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हवेली में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, ठाकुर साहब के 3 लड़के तो अलग अलग शहरों में काम करते हैं, और चौथा लड़का पढ़ाई करने शहर गया हुआ है। हवेली में मेरे और ठाकुर साहब के सिवा तीसरा कोई नहीं रहता। ठीक है, तुम उनके लड़कों को इस घटना की सूचना देकर यहाँ बुला लो, तब तक हम कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा साहब। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के जाने के बाद अब मुझे मालिक के बेटों को यह दुखदाई सूचना दे देनी चाहिए। और फिर दूसरे दिन ठाकुर साहब के चारों बेटे हवेली पहुंच गए। आप सब आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मेरा तो अकेले में दम घुटा जा रहा था। लेकिन सुखिया पिताजी को हुआ क्या? क्या बताया बेटे मालिक? रात मालिक नया खाना खाकर अपने कमरे में गए थे कि बिजली गई, और फिर कुछ ही क्षणों में एकाएक उनकी चीख सुनाई दी। चीख सुनकर के मैं दौड़ा दौड़ा मालिक के कमरे में गया, और फिर बिजली जाने पर ठाकुर साहब मुझे मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़े मिले। सुखिया ने अपनी अपनी बात खत्म की थी, तभी कमरे में इंस्पेक्टर रावण हाथ दाखिल हुआ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर साहब की हत्या गला घोंट कर की गई है, लेकिन उनके गले पर किसी आदमी के बजाय शेर के पंजे के निशान मिले हैं। शेर के पंजे के निशान? हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर लाश मिलने पर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद उदासी से सभी हवेली लौट आए, और रात होते ही होते अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन हीरा सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। पिताजी की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? और ठीक उसी क्षण पूरे कमरे में अंधकार छा गया। ओह, अचानक बिजली को क्या हुआ? सुखिया, अरे बचा। हीरा सिंह ने खुद को पंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर पंजा जोंक की तरह उसकी गर्दन पर चिपक चुका था। फिर कुछ ही देर में हीरा सिंह के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, और पंजा भी कहीं गायब हो गया था। ठाकुर हीरा सिंह की चीखें सुनकर सभी भागकर उसके कमरे में के सामने इकट्ठे हो गए, मगर दरवाज़ा भीतर से बंद था। अब जब भीतर से कोई आवाज़ न आई तो जसवंत शंकित स्वर में बोला, भैया दरवाज़ा खोलो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया प्यारे। हा 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 हा, तुम्हारा ये तमंचा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता गिरिराज।
अगले पल उसने हाथ में पकड़ा पुतला गिरिराज पर उछाल दिया। हा हा हा। उफ। इसी के साथ उस भयानक व्यक्ति ने वहां से भागना चाहा, मगर इतनी आसानी से तुम नहीं भाग सकते बलजीत। आह। फिर गिरिराज उस पर टूट पड़ा, धम धड़ाक। गिरिराज ने सर की टक्कर का वार किया, लेकिन जल्दी वह भयानक शक्ल सूरत वाला इंसान संभल गया और डिशू मौका देख करके वह पुनः भागा, परंतु गिरिराज ने अड़ंगी लगा दी। उसके बाद गिरिराज ने उसे संभलने का कोई अवसर नहीं दिया, शीघ्र ही वो बेदम हो गया। सुनो और तेरे, मैं गिरिराज नहीं बल्कि प्राइवेट डिटेक्टिव विशाल हूँ। ये देखो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे यह भेष धारण करना पड़ा, अन्यथा तुम गिरिराज का भी खून करने में सफल हो जाते हैं। गाइज, तभी बाहर कदमों की आहटें सुनाई दी और साथ ही सुखिया की आवाज़ भी। बेटे, छोटे मालिक, दरवाज़ा खोलिए छोटे मालिक। विशाल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। ओह, ये सब क्या है? कौन हो तुम और छोटे मालिक कहाँ हैं? तुम्हारे छोटे मालिक ठीक हैं सुखिया, मैं जासूस विशाल हूँ और ये रहा तुम्हारे मालिकों का हत्यारा। तुम तुरंत इंस्पेक्टर रमण और बाहर पहरेदार पर खड़े सिपाहियों को भेज दो। क्या? आधे घंटे बाद पुलिस फोर्स उस हवेली के चारों ओर से घेर चुकी थी। फिर जब इंस्पेक्टर रमण हवेली के भीतर पहुंचा तो मारे हैरत के उछल पड़ा। तुम? यस इंस्पेक्टर, कातिल को पकड़ने का यही तरीका था। मन ही मन विशाल की प्रशंसा करने के बाद इंस्पेक्टर रमण कातिल से मुखातिब हुआ। हाँ तो बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा ठाकुर परिवार से क्या दुश्मनी था? सुनो, तुम्हें शायद जानकर हैरानी हो कि बलजीत ठाकुर की पहली पत्नी रुक्मणी का पुत्र है। क्या वही रुक्मणी जिसे शायद आज से 25 साल पहले ठाकुर ने ठुकरा दिया था? हाँ, और जानते हो रुक्मणी कौन है? जी हाँ, वही पागल बुढ़िया। खबरदार जो मेरी माँ को पागल कहा। नहीं कहेंगे, लेकिन अब सॉरी कहानी हम तुम्हारे मुंह से इसको सुनना चाहेंगे। अब तक बलजीत समझ चुका था कि अब कुछ भी छिपाना बेकार है, तो उसने कहना शुरू किया। मेरे जन्म लेने से पहले ठाकुर साहब माँ को बहुत चाहते थे, पर दुर्भाग्य से जब मैं पैदा हुआ मेरी कुरूप सूरत को देखकर ठाकुर साहब को मुझसे नफरत हो गई। मैं इस बच्चे को हरगिज हरगिज अपना नहीं सकता। इस पर दया कीजिए ठाकुर साहब, कुछ भी हो ये हमारी औलाद है। ऐसी औलाद से बे औलाद रहना ही अच्छा है। इसे हमें दे दो ठकराइन, हम इसे किसी कूड़े के ढेर पर फेंकेंगे। नहीं, मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कान खोलकर सुन लो ठकुराइन, इस घर में या तो ये बच्चा रहेगा या हम। ठाकुर साहब, अगर आपकी यही इच्छा है ठाकुर साहब, तो एक बात आप भी सुन लीजिए। मैं इस बच्चे को उसका हक दिलवाने के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। कानून के हर दरवाजे की चाबी हमारी तिजोरी में है बेवकूफ़। हम जब चाहें तुम्हारे लिए कानून के दरवाजे बंद करा सकते हैं। और अब हम तुम्हारी सूरत पर भी नहीं देखना चाहते। चली जाओ इस मनहूस के साथ इस हवेली की हदों से दूर। फिर क्या हुआ? वही जो ठाकुर साहब ने कहा था। माँ की ओर से दायर मुकदमा झूठे गवाहों की गवाहियों और माँ पर बदचलनी का आरोप लगाकर बंद करवा दिया गया। मेरी माँ मुझे गौर में बैठाया दर दर भटकती रही। बचपन से जवान होने पर मैंने कभी माँ के होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी, और फिर एक दिन मैंने अपनी कसम देकर माँ के दिल का दुख जान ही लिया। उस दिन से मेरे दिल में ठाकुर खानदान से भयानक प्रतिशोध की ज्वाला सुलग उठी। मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। माँ नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूँ, अतः वो पगलाई सी मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। तब मैंने उन्हें समझा तो लिया, मगर माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वे पागल सी बनी सड़कों पर घूमने लगी। रात को सड़कों पर पड़ी अपनी माँ को मैं खंडहर में उठा के लाता था। माँ ने मुझे इस हवेली के भीतर मैंने गुप्त रास्तों के बारे में बताया था। मैं हत्या करके इन्हीं रास्तों से खंडहर की ओर भाग निकलता था। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने इन पंजों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी माँ अब खंडहर में ही होगी? हाँ। खंडहर पहुँचते ही, ओह नहीं माँ, ये तुमने क्या किया? बुढ़िया के हाथ में कोई पर्चा दबा था। विशाल ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे, मैं तो उसी दिन मर गई थी जब ठाकुर साहब ने मुझे व तुझे ठुकराया था। दूसरी बात, जब ठाकुर के साहब की हत्या कर दी, और अब मैं थक चुकी हूँ। अंतिम बार हमेशा हमेशा के लिए मर रही हूँ, तेरी अभागी माँ। फिर जब विशाल ने प्रतापगढ़ में ही रह रहे गिरिराज के पास पहुंचकर उसे बलजीत के बारे में विस्तार से बताया,
तो बरबस ही उसकी आंखें भर आईं। मिस्टर विशाल, मैं एक बार फिर बलजीत से मिलना चाहता हूँ। जरूर गिरिराज। और हालात में बलजीत, मेरे भाई ये तूने क्या किया? कौन? तुम? गिरिराज, मैं पागल हो गया था। मुझे अफसोस है बलजीत की पिताजी के कारण बड़ी माँ और तुम्हें बड़ी दुख झेलने पड़े। लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी ही माँ नहीं बल्कि मेरी भी माँ थी। मैं उनका पूरे सम्मान के साथ क्रियाक्रम करूँगा मेरे भाई। काश यह कहानी फिर कभी न दोहराई जाए। दूसरे दिन एक साथ 4 चिताएं सजाई गई। अपने भाइयों की चिता के साथ बलजीत की माँ की चिता को आग देते हुए गिरिराज एकाएक ही सिसक उठा। माफ़ कर देना माँ, काश तुम्हारे जीवित रहते मैं अपनी माँ को कहने का अधिकार प्राप्त कर सकता था। केस खत्म हो चुका था, अब मुझे भी चलने की इजाज़त दो मिस्टर रमन। चले जाना, गाड़ी आने में पूरे 20 मिनट हैं। लेकिन एक बात तो तुमने बताई ही नहीं कि तुम्हें बलजीत के हत्यारा होने का कैसे शक हुआ। विशाल ने बताया, जब तुमने मुझे उस पगली बुढ़िया के बारे में बताया जो अपने बेटे की तलाश करते हुए यहीं आकर बस गई, तो एकाएक ही उस बुढ़िया मुझे रहस्यमय लगने लगी। फिर तुम्हारी फाइल में उसकी जवानी की फ़ोटो देखकर मैं चौंक पड़ा और उसका हवेली के इर्द गिर्द घूमना, ठाकुर द्वारा उसे ठुकराया जाना, फिर दूसरी शादी कर लेना इत्यादि बातों ने मेरे शक की पुष्टि कर ली और बलजीत हत्यारे के रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। समाप्त। तो ये गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं ले सकता हूँ इस स्टोरी को मिडिल पार्ट की तरफ, क्योंकि कभी कभी वीडियो छूट जाते हैं, इसलिए मैंने इसका लास्ट पार्ट पहले थोड़ा सा जल्दी ही डाल दिया। अब चलते हैं शुरुआती इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। क्या है इसकी स्टोरी, आइए जानते हैं। कुछ ही देर में हीरा सिंह के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और पंजा भी कहीं गायब हुआ था। ठाकुर हीरा सिंह की चीखें सुनकर सभी भागकर उसके कमरे में इकट्ठा हो गए, मगर दरवाज़ा भीतर से बंद था। भैया दरवाज़ा खोलो, यहाँ मैं आपके छोटे भाई। जब भीतर से कोई आवाज़ न आई तो जसवंत संगीत स्वर में बोला, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है, हमें दरवाज़ा तोड़ डालना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जसवंत, दरवाज़ा तोड़ना ही होगा। और फिर धप धप। दूसरे ही मिनट बाद दरवाज़ा चौखट से अलग होकर गिर पड़ा, धड़ाम। लेकिन अंदर पहुंचते ही तीनों सन्न हो गए। भैया, ओह नो, नो नहीं। जसवंत, तुम जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। जसवंत कमरे से बाहर निकल आया। हेलो इंस्पेक्टर रमन स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर साहब की हवेली से जसवंत बोल रहा हूँ, आप तुरंत चले आइए, हीरा भैया का कत्ल हो गया है। ओह, हम अभी पहुँच रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को छुए नहीं। जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उन्होंने हमें किसी भी चीज़ को छूने से मना किया है। उफ, छोटे मालिक को भी मार दीजिए। पता नहीं इस हवेली में क्या हो रहा है। पंद्रह मिनट पश्चात इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद लाश का मुआयना कर रहा था। हत्या फिर गला घोट कर की गई है। पूरे पूरे कमरे का निरीक्षण करने के बाद मामला पेचीदा होता जा रहा है। हत्यारे ने इस बार भी कोई सबूत नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन दुश्मन पैदा हो और क्या हमारा भाग्य हो। तो क्या तुम बरसों से ठाकुर साहब के साथ रह रहे हो? याद करो, शायद तुम्हें इन हत्याओं के कारण कोई पता हो। मैं बरसों से मालिक का नमक खा रहा हूँ हुजूर। मैंने आज तक हवेली में कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे इन सब घटनाओं का संबंध बुढ़ा से जोड़ सके। मगर एक बात याद आती है, आज से 25 बरस पहले बड़े मार्केट का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ था, जिसको कि एक बच्चा भी था। अब वो लड़का बड़े मालिक को न जाने क्या क्या बककर कहीं चला गया है। लेकिन आज से 25 साल पहले हुई उस औरत के साथ पिताजी की खटपट का इन हत्याओं में क्या संबंध है? इन्हें क्या आदि हम बसे न देव। संबंध होता नहीं मिस्टर जसवंत, सबूतों के आधार पर जोड़ा जाता है। और सुखिया का तुम जानते हो कि जब उनके बीच किस किस्म का अपराध और झगड़ा हुआ था, और तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन यहाँ पे नहीं, बॉम्बे में तुम्हें जाना होगा। इस बार मैं भी कुछ नहीं जानता साहब, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी का पहला दिन था।
सुखिया खामोशी पे होते ही इंस्पेक्टर रमन सिंह ने हवलदार राम सिंह से कहा, जा झोला झंटा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, आज रात तुम गुप्त रूप से कमरे में कांस्टेबल किसी को हम नहीं बख्शेंगे तुम लोग को। हाँ भाई, अब सन की सवाल है ये। अगर आज हत्यारे यहाँ है तो हमारे हाथों से बच कर नहीं जाएगा। यहाँ पे तो रोज ऐसा जैन पूरा बुक पढ़ने में 12 महीने लगता है, इसे 2 मिनट पढ़ लेना है बाबर बार। यहाँ पिक्स में दिखा रहा है इस प्रकार के फोटोग्राफ। 2 सैनिक बैठे हुए हैं इधर। उसकी मौत के बाद से हवेली में हंगामा मच जाता है और सभी लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। और फिर रात के वक्त एक और बुढ़िया उसकी गर्दन पे दबा रही है।